रसोई घर और स्नान घर भी होता था। नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिम टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो पूर्वी टीला होता था जिसे निचला नगर कहते थे। तो इस तरह से वहाँ पर नगरों का निर्माण हुआ था। अब सिंधु कालीन लोगों की जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुत ही बढ़िया थी। ये समाज मृत्यु संज्ञात्मक जो रहा है, इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ये चारों उस टाइम पर ये लोग शहर शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। तो इस तरह से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, दोनों का प्रयोग करते थे। ऊनी और सूती दोनों प्रकार के कपड़ों वस्त्रों का भी इस्तेमाल करते थे और पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे उस टाइम पर। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, ये बताया जाता है। यहाँ से तलवार, ढाल, विस्तृत कवाइश और इस तरह के जो साक्ष्य मिलते हैं उससे पता चलता है कि उस टाइम पर भी ये औजार थे वहाँ पर। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक जो स्थिति थी, ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे कि जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का भी प्रयोग करते थे। सभ्यता के स्थलों से हमें जो प्राप्त होते हैं, खेत में जो साक्ष्य मिलते हैं, एक साथ 2 फसलें बोई जाती थी उस टाइम पर, उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक कांसा युगीन जो सभ्यता थी, कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन को क्रमशः अनुपात में मिलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग भी उसके प्रयोग से भी परिचित थे और संभवतः उन्हें तलवार के विषय में भी जानकारी थी। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों की व्यापार समृद्धि अवस्था में थी और सुमेरिया सभ्यता के लोगों से ज्ञात होता है कि विद्वानों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेहुला के नाम से जाना जाता था। लोथल नाम के सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें प्राचर की मोहर प्राप्त होती है। कालीबागा से बेलनकार मोहरें प्राप्त होती हैं और ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं कि उस टाइम पर पूरा अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार था वो फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ? इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित हो चुकी थी और फिर उसका पतन कैसे हो जाता है? कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वान का अपना अलग अलग मत है, वो अपने अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मत सम्मानित नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी के मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। तो गार्डन चाइल्ड, मार्टन, हिलर, पिंगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आक्रमण को मानते थे, लेकिन विभिन्न शोधों से ये पता चलता है कि खंडन भी किया जा चुका और सिद्ध भी किया जा चुका है कि अर्थ बाहरी व्यक्ति थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसीलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कोई भी मतलब नहीं है, उनका कारण नहीं हो सकता। इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, परिस्थिति, इस तरह की अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं जो कि उस टाइम पे उत्पन्न हुई होंगी और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हुआ होगा। तो साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी सीधा सपाट उत्तर नहीं दे सका कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रमात लिपि और सभी तरह की जो वहाँ पे अभी जब जितनी भी पढ़ी जा सकती थी या पढ़ी गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, कुछ ऐसी भी हैं जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी और उन्हें पढ़ने की कोशिश भी की जा रही है और उससे बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है।